हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बीएड के हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ टीचर इन सोशल साइंस टीचिंग। चूँकि ये जो सब्जेक्ट है आपका वो सोशल साइंस है और आपको चूँकि पता होगा कि आप बीएड कर रहे हो जस्ट फॉर द कि आप एक अच्छे टीचर बनोगे, है ना। तो एक टीचर किस तरह से अपने सब्जेक्ट को बच्चों तक अपने ओपिनियन को, अपने थॉट्स को वो एक्सप्रेस करेंगे, मतलब वो अपनी भूमिका किस तरह से प्ले करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही आपका चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, मैथ्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी पेडागॉजी है, आपको ये आपके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन सोशल साइंस टीचिंग। मतलब एक टीचर जब सोशल साइंस के सब्जेक्ट को बच्चों को टीच कर रहे होंगे तो उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगे, किस तरह से बच्चों को वो पढ़ाएंगे, किस तरह से बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, किस तरीके से वो हर बच्चों के डाउट्स को क्लियर करेंगे। साथ ही अलग अलग बच्चों के जो परसेप्शंस होते हैं वो उनके तरीके से अपने फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि एक टीचर किस तरह से अपनी भूमिका प्ले करते हैं अपने सब्जेक्ट की टीचिंग के वक्त। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब वो उनको पढ़कर क्या होता है, ऐसा उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, ओके उसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है सोशल साइंस बच्चों को, यह आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स में। और इम्पोर्टेंस में आ जाती है कि आपको यह लिखना है कि सोशल साइंस को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है, सोशल साइंस के अंदर आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जिसके बारे में आपकी नॉलेज इन्हांस होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सोशल साइंस की ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस के बारे में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस एंड फिर उस पर आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। मैंने ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते वक्त भी कहा था आपसे कि जब भी किसी टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर पूछा जाए तो सिर्फ हमें उसी के आंसर्स नहीं देने हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना है, डेफिनेशन भी देना है, उसके बाद हम वो मेन पॉइंट पर आएंगे, ठीक है। बट इंट्रोडक्शन और इन सब में ज़्यादा पेजेस नहीं भरने हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में आपको बताना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसका टीचिंग के रोल में बहुत बड़ी भूमिका है। एक टीचर जिस तरीके से अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आने के बाद यह चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। ये जो टैक्सोनॉमी है वो 1956 में आई थी, ठीक है। और चूँकि ये जो वर्ड आप देख रहे हो टैक्सोनॉमी, ये वर्ड टैक्सोनॉमी का मतलब ही होता है हायरार्की, क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण, ठीक है। तो उसी तरह से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आप देखोगे कि इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक पिरामिड होता है, फर्स्ट में उनका इवैल्यूएशन, फिर सिंथेसिस, फिर एनालिसिस, फिर एप्लीकेशन, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन नॉलेज होता है। और जब वो पिरामिड को चेंज किया गया नाउन से वर्ब के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या किया गया, इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट एंड सिंथेसिस को क्रिएट में चेंज कर दिया गया है, ठीक है, जो कि लेटेस्ट वर्जन 2001 में किया गया था। तो इस तरह से आपको पूरा डिफ़ाइन करना है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्या है, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इसे डिफ़ाइन किया गया है और किस तरह से इसका एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पेडागॉजिकल एनालिसिस। देखिए ये जो पेडागॉजिकल एनालिसिस है, इसमें यह सबसे पहला जो वर्ड है हमारा पेडागॉजी। पेडागॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैडोस जिसका मतलब होता है चाइल्ड एंड एगागोस मीन्स लीडिंग द चाइल्ड इज कॉल्ड पेडागॉजिकल एंड एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन द कॉन्सेप्ट। जब हम किसी कॉन्सेप्ट का डेप्थ नॉलेज लेते हैं और उस नॉलेज को लेने के लिए जब हम उसे टॉपिक बाय टॉपिक ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है एनालिसिस। तो इसी तरह से आपको बताना है कि पेडागॉजिकल एनालिसिस जो होता है वो क्या है। डिफरेंट टीचर जो है वो पढ़ाने के लिए, अपनी टीचिंग सब्जेक्ट्स को बच्चों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो
इस तरह से पेडागोजिकल एनालिसिस को डिफाइन करना है। साथ ही एक और क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के क्षेत्र में, प्रजातंत्र के क्षेत्र में इस पेडागोजिकल एनालिसिस को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है और इसकी क्या भूमिका है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ लेसन प्लान and what is the objective of lesson plan and what are the steps that you have to follow while writing a lesson plan, while doing a lesson plan। जब आप lesson plan लिख रहे हो या सोच रहे हो या कर रहे हो तो आप क्या क्या steps follow करोगे, और lesson plan क्या होता है, क्यों किया जाता है। जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हम उस सब्जेक्ट को बच्चों तक किस तरह से पहुंचाएंगे, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उस कॉन्सेप्ट को बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। इसके लिए हम क्या क्या टीचिंग मटेरियल्स, एड्स जैसे ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या क्या मेथड्स अपनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें लेसन प्लान में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा, हाउ सोशल साइंस टीचर मेक लेसन प्लान। चूँकि आप सोशल साइंस के टीचर बनने वाले हो तो आप अपने लेसन प्लान को किस तरह से प्रिपेयर करोगे। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आपको कोई एक एग्जाम्पल ग्रैब करना है। सपोज़ आपने क्लास 9 का कोई एक टॉपिक ले लिया सोशल स्टडीज़ का, मान लो आपने लिया है इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ाते समय आप क्या क्या मटेरियल यूज़ करोगे, क्या क्या इस लेसन के जनरल एम्स होंगे जिसकी वजह से आप इस लेसन को पढ़ा रहे होगे, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा वो लिखना है, मेथड क्या होगा वो लिखना है, आप प्रेजेंटेशन किस तरह से दोगे, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेसन प्लान बता रहे हो एग्ज़ाम में तो आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर पेश करना है कि किस तरह से आप उसे प्लान करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ गुड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का जो करिकुलम होता है वो गुड हो, सही हो, प्रॉपर हो, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं वो आपको बतानी है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक। जो बुक्स आप फॉलो करते हो, जो बुक्स बच्चे पढ़ते हैं, वो बुक का क्या यूज़ है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट की रीडिंग करते वक्त या स्टडी करते वक्त बच्चे उस बुक को किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये बातें आपको मेंशन करनी है। और दूसरा है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक क्या होता है, जब हम अपने टेक्स्ट बुक से हटकर कोई दूसरी बुक यूज़ करते हैं सेम टॉपिक पर डेप्थ नॉलेज लेने के लिए, तो वो बुक क्या कहलाती है, रेफरेंस बुक। तो आपको ये भी बताना है कि एक रेफरेंस बुक का इस्तेमाल बच्चे किस तरह से कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए और स्पेशली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा ई रिसोर्सेज। ई रिसोर्सेज क्या होता है, चूँकि कोविड के टाइम में आपने ऑनलाइन लर्निंग के बारे में काफ़ी सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड द ई रिसोर्सेज एंड ई लर्निंग। जब हम ई लर्निंग के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जब हम अपने रिसोर्सेज को गेन करते हैं, आज हमें किसी भी टॉपिक पे अगर किसी तरह से भी डाउट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू अपने टॉपिक से डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। यह कहलाती है ई रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों का हम अपने एजुकेशन में और एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट में किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इन बातों को मेंशन करना है। आई होप आपको आंसर्स भी समझ में आ रहे होंगे कि आपको किस तरह से लिखना है। अगर किसी तरह का आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, आई मस्ट ट्राई टू रिप्लाई यू। नेक्स्ट है हमारा CCE पैटर्न। CCE पैटर्न क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। ठीक है, बच्चों का एक CCE पैटर्न किस तरह से बच्चों के लिए फॉलो किया जाता है, किस तरह से उनकी चीज़ों को इवेल्युएट किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि एंड ऑफ द ईयर या फिर हमारे हर 6 मंथ में या फिर 2 से 3 मंथ में हमारा एक यूनिट टेस्ट होता है और साथ ही 6 मंथ में एक रिटन एग्ज़ाम होता है और एंड ऑफ द ईयर भी एक फाइनल एग्ज़ाम होता है ना। तो ये एग्ज़ाम्स क्यों लिए जाते हैं, सो दैट कि बच्चों को इवेल्युएट किया जाए कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो यह पैटर्न क्यों फॉलो किया जाता है, यह इवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, ये आपको बतानी है कि असेसमेंट वगैरह की नीड क्यों है। नेक्स्ट है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होती है, देखिए जो स्कूल में बच्चे आते हैं वो डिफरेंट ग्रुप से, क्लास कम्युनिटी से आते हैं, कल्चर से आते हैं।
है ना। और सारे बच्चों की जो कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को देखने की, समझने की, वो डिफरेंट होती है, राइट। तो इन अलग अलग बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स को कितना समझा है, इसे एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या किया जाता है, टीचर्स के द्वारा इवेलुएट किया जाता है। इसे ही कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट स्किल में अलग अलग डिफरेंट बच्चों ने अपनी क्या क्या भूमिका निभाई है, कितना प्रोग्रेस किया है, यही कहलाता है अचीवमेंट टेस्ट। और साथ ही इस अचीवमेंट टेस्ट के बारे में लिखते वक्त आपको ये भी बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व किया जाता है, उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है, उनकी पर्सनल हेल्प की जाती है। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बस बता रही हूँ, बट आप इससे ज़्यादा आपको लिखनी है। साथ ही आपको बताना है कि इसके टाइप्स भी क्या क्या होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मोड, ठीक है। ये दोनों टाइप्स को आपको मेंशन करनी है। साथ ही आपको ये भी पॉइंट मेंशन करनी है कि इसकी नीड क्यों होती है, ओके। देखिए, जब भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लिख रहे होते हो तो उसमें आप इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हो। एक्चुअली डाल सकते हो नहीं, आपको डालना चाहिए इफ़ यू वांट कि हाँ हमें अच्छे मार्क्स मिले। एग्जामिनर को मौका नहीं देना है कि वो मार्क्स कहीं से भी डिटेक्ट करे। तो इम्पॉर्टेंस बताओगे, इंट्रोडक्शन सबसे पहले दोगे, फिर इम्पॉर्टेंस बताओगे, उसके बाद फिर आप इसके टाइप्स भी मेंशन करोगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे 2 डिफरेंस मैंने लिखा है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड दूसरा है वैल्यूज़ एंड एम्स, ठीक है। ये डिफरेंस आप ज़रूर करके जाना, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आते ही हैं। दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ सोशल साइंस करिकुलम। ये जो सोशल साइंस करिकुलम आपने प्रिपेयर की जाती है, पहला जो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गुड करिकुलम ऑफ सोशल साइंस। मतलब सिद्धांत क्या होने चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए। यहाँ पे आपको बतानी है कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या है। चूँकि सोशल साइंस के आप टीचर हो तो आप एक टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो, आप एक करिकुलम एक्चुअली फॉलो करते हो, तो उसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें ऐड ऑन करनी चाहिए या फिर इसे रिमूव करनी चाहिए। इसलिए ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है आपके अकॉर्डिंग, सो दैट कि आप जब फ्यूचर टीचर बनोगे तो आप ये चीज़ डिसाइड कर सको अपने बच्चों के लिए कि हाँ कि ये बच्चों के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर इस टॉपिक को इस टॉपिक के साथ ऐड ऑन किया जाए, तो सो दैट कि बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को और भी डीपली समझ सके, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि सोशल साइंस का जो करिकुलम है जो अभी आप पढ़ाते हो उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स है, और साथ ही आपको लास्ट में कंक्लूज़न भी ज़रूर से ज़रूर लिख कर आना है, ठीक है। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी किसी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे होते हो ना, तो लास्ट में कंक्लूज़न ज़रूर ऐड करिएगा, चाहे वो 2 या 3 लाइन का ही हो, बट वो होना चाहिए। कंक्लूज़न में क्या होता है, कंक्लूज़न में हम अपने ओपिनियन शेयर करते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें प्रीव्यू की है और आपके हिसाब से उसमें क्या क्या चेंजेस और ऐड करने चाहिए, ओके। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप भले ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो, इट्स फाइन, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। सो प्लीज़, अगर ये वीडियो यूज़फुल रही है तो इसे शेयर करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।